इंडिया दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है। लैक्स ऑफ इंजीनियर्स, फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप्स, 3rd लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर। पर अभी भी एक सवाल है, क्या इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है? हाँ, क्यों? यही तो समझना है इस चैप्टर में। चलिए देखते हैं द रियल नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो आज की ये वीडियो है बीए और बीएससी इकोनॉमिक्स कर रहे स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो जीएनडीयू में हैं या जीएनडीयू के अंडर किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में हैं, सेमेस्टर 3 में एंटर कर चुके हैं और अब वो पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी को। और क्या हो गया, फंबल हो गया। और तुम्हारा जो सेक्शन ए का पहला टॉपिक है दैट इज नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, उसे हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। वैसे अभी जो लाइट फ्लिकर हुई है ना, लाइट चली गई थी दरअसल, तो मेरा ध्यान थोड़ा सा इधर उधर हो गया था, तो माफ करना। एसी बंद हो गया था भाई, पंखा भी बंद किया हुआ है, पसीने से भर जाएंगे। दोबारा चल गया है, लाइट आ गई है। वैसे मैं क्या बता रहा हूं, मैं भी शुरू करता हूं ना। इंट्रोडक्शन देखो यार, इंडियन इकोनॉमी का जो नेचर है ना, वो काफी कॉम्प्लेक्स है या बहुत उलझा हुआ है या बहुत ही ज्यादा कहो तो समझना डिफिकल्ट भी हो सकता है एंड ऑन द अदर हैंड आसान भी हो सकता है अगर पूरे फोकस के साथ समझा जाए। अब कॉम्प्लेक्स है क्यों? देखो यार, क्योंकि इसमें डेवलपिंग कंट्री में जो प्रॉब्लम्स आती है ना, वो भी इंक्लूडेड है। साथ ही साथ जो इमर्जिंग इकोनॉमी है, जो उभर रही इकोनॉमी है, उसके ग्रोथ फीचर्स भी आते हैं कि वो कैसे ग्रो कर रही है। वो सब चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं। कैसे इंडिया एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री हुआ करता था, जो पूरी तरह से एग्रीकल्चर पर बेस्ड था, पर वहां से शुरू करके किस तरह से सर्विस डोमिनेटेड इकोनॉमी बना, यानी अब एग्रीकल्चर से ज्यादा कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर दे रहा है जीडीपी में, इंडिया की जीडीपी में। ये तो हो गई इंट्रोडक्शन वाली बात, और इसी तरह की और भी कई सारी चीजें हम इंडियन इकोनॉमी में पढ़ने वाले हैं। दूसरी चीज पे चलते हैं, दैट इज इंडिया जो है वो एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब यहां पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों का अपना अपना एक इंपॉर्टेंट रोल है, एक जरूरी रोल है, या जरूरी कह सकते हो तुम, मेरे को वर्ड नहीं आ रहा दिमाग में, कि दोनों का अपना अपना एक जरूरी भाग है जिसको वो निभाते हैं। ठीक है, पब्लिक सेक्टर जो है उसे गवर्नमेंट कंट्रोल करता है, जैसे कि रेलवेज, और जो प्राइवेट सेक्टर है उसे बिजनेसेस, इंडिविजुअल्स या फिर प्राइवेट कंपनीज कंट्रोल करती हैं, जैसे कि रिलायंस, इन्फोसिस वगैरह वगैरह। ठीक, इंडिविजुअल मतलब कोई एक बंदा हो सकता है जिसके पास बहुत पैसा है, उसने कोई अपना खरीद रखी है, कोई एक कंपनी, कोई एक बिल्डिंग, कोई एक चीज, तो वो जो भी इंडिविजुअल या पूरे एक बिजनेसेस या कुछ प्राइवेट कंपनीज कंट्रोल करती हैं, दैट कम्स अंडर प्राइवेट सेक्टर, जैसे रिलायंस, इन्फोसिस वगैरह मैंने बताया। अब गवर्नमेंट जिन सेक्टर्स को कंट्रोल करता है या जो सेक्टर्स गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, वो कुछ यहां पर लिखे हुए हैं। इसके बाद जरा एटसेट्रा भी लगा दीजिए। वैसे कई लोग समझते हैं एग्जाम में कि एटसेट्रा लिखने का मतलब है कि आगे बहुत सारे और भी हैं, पर टाइम कम है इसलिए हम बता नहीं रहे, उन्हें क्या पता, हमें और पता ही नहीं है। चलो यार आगे बढ़ते हैं, और ज्यादा पोल नहीं खोलनी। देखो, गवर्नमेंट के अंडर सेक्टर्स आते हैं रेलवेज, डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी एटसेट्रा एटसेट्रा। अब जो गवर्नमेंट है वो कई सारी वेलफेयर स्कीम्स भी प्रोवाइड करती हैं, जैसे उनमें से कुछ हैं एमजी नरेगा, पीएमएवाई एटसेट्रा। देखो, एमजी नरेगा की फुल फॉर्म होती है, यहां मैंने लिखी नहीं है क्योंकि इतनी जगह नहीं है। एमजी नरेगा की फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। फिर से बोलता हूं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, नोट कर लो, याद कर लेना। एमजी नरेगा बेसिकली एक गवर्नमेंट स्कीम है जिसके तहत रूरल फैमिलीज को, गांव में रहने वाली फैमिलीज को हर साल 100 दिन के गारंटीड पेड वर्क दिए जाते हैं 100 दिन के गारंटीड पेड वर्क दिए जाते हैं। इसमें ज्यादातर मैनुअल लेबर वगैरह का वर्क ही होता है। पीएमएवाई, अब इसकी फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना नोट कर लेना। इसमें क्या है, इसके तहत जो गवर्नमेंट है वो फाइनेंशियल हेल्प
या फिर लोन सब्सिडीज देती है। किन्हें? जिन्हें अपना पक्का हाउस बनाना है या फिर उसे रेनोवेट करना है। बेसिकली इसका जो मेन एम है दैट इज हाउसिंग फॉर ऑल, सबके पास घर होना चाहिए। ठीक है, सो ये मिक्स्ड इकोनॉमी के अंडर ये सब चीजें आ गई। उसके बाद पढ़ते हैं डेवलपिंग इकोनॉमी को। अब इससे भी पहले प्राइवेट सेक्टर के अंडर भी काफ़ी जो भी चीज़ें आती हैं वो यहाँ पर सभी लिखी नहीं है, पर मैं तुम्हें ऐसे ही बता देता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर के अंडर और क्या क्या आता है। सो मैन्युफैक्चरिंग, आईटी, टेलीकॉम, एजुकेशन जैसे सेक्टर्स में ये एक्टिवली काम करते हैं। कौन? प्राइवेट सेक्टर्स। अब आगे बढ़ते हैं और डेवलपिंग इकोनॉमी की बात करते हैं कि इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी भी है। अब इंडिया में इतने सारे मैंने स्टार्टिंग में जो फीचर्स बताए, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर वगैरह वगैरह, तो तब भी ये डेवलप्ड क्यों नहीं है अभी तक? डेवलपिंग ही क्यों है? क्योंकि यार देखो, इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है ना वो अभी भी लो है। पर कैपिटा इनकम मतलब जब भी हम टोटल नेशनल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं, बेसिकली डिवाइड उसको नहीं करना है, सॉरी, टोटल नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन, ये फॉर्मूला है। इसमें जब हम वैल्यूज रख के कैलकुलेट करते हैं तो पर कैपिटा इनकम आती है। मतलब निकलता क्या है इससे? सीधी सी बात, उस कंट्री में, जिस भी कंट्री की तुम पर कैपिटा इनकम निकाल रहे हो, उसके किसी एक बंदे की एवरेज इनकम कितनी है वो निकलती है। तो वो इंडिया में अभी भी लो है। इंडिया के एक बंदे की एवरेज इनकम ना अभी भी लो है। पॉपुलेशन ग्रोथ जो है बहुत ज्यादा ही तेजी से हो रही है इंडिया में, जिस वजह से क्या हो रहा है कि पॉवर्टी यानी गरीबी और इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इनइक्वालिटी मतलब अमीर और गरीब के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, वो जो गैप है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अमीर और अमीर, गरीब और गरीब होता जा रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है। अब देखो, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, काम करने वाले लोग बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, पर जॉब्स उतनी नहीं है, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। उसके बाद अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेसिकली कि किसी भी एक बंदे का, इंसान का जो कि स्किल्ड है या फिर किसी और काम में प्रोडक्टिवली कंट्रीब्यूट कर सकता है, पर उसके उस पोटेंशियल का फुल यूटिलाइजेशन या पूरी तरह से यूज नहीं हो पा रहा है। इसको समझाने के लिए एग्रीकल्चर में एक टर्म है दैट इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। उसके जरिए से और अच्छे से समझो। देखो, एक समझ लो फार्म है जहां पे खेती होती है, वहां खेती करने के लिए सिर्फ 5 लोगों की जरूरत है, पर 10 लोग काम कर रहे हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा और 5 लोग आके काम कर रहे हैं ना, हमें सिर्फ लगता है कि ये काम कर रहे हैं, पर असल में कोई काम नहीं कर रहे। अगर उन 5 लोगों को वहां से हटा भी दिया जाए ना, तो जो टोटल प्रोडक्शन हो रही है, टोटल एग्रीकल्चर से जो खेती हो रही है, उसमें कोई भी फर्क नहीं आएगा अगर वो सिर्फ 5 लोग काम करें और बाकी एक्स्ट्रा 5 वालों को निकाल दिया जाए जो एक्चुअल में किसी काम के नहीं है। क्योंकि उस लैंड पे जितनी प्रोडक्शन हो सकती है, जितनी खेती हो सकती है, जितना प्रोड्यूस हो सकता है, वो तो उतना ही होना है ना। अगर जरूरत ही 5 की है उस लैंड पे काम करने के लिए, तो 5 और लगाने से प्रोडक्शन थोड़ी बढ़ जाएगी, है ना। तो वही चीज यहां पर है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट, कोई हाईली स्किल्ड बंदा है या फिर कोई ऐसा बंदा जो किसी अदर सेक्टर में अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकता है, उसका फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा, इसको अंडर एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी कहते हैं। सो आई होप कि इतनी चीजें क्लियर हैं। अब आगे के कुछ और पॉइंट्स नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी को समझने के लिए हम पढ़ेंगे, तो इतना नोट करना चाहो कर सकते हो, मैं साइड हो जाता हूं। आगे बढ़ते हैं और नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी को समझने के लिए, यानी हमारी इंडियन इकोनॉमी का नेचर क्या है, ये कैसी है, इसे समझने के लिए कुछ और पॉइंट्स को समझना, सीखना जरूरी है। ठीक, चलो अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट कहता है एग्रेरियन बैकग्राउंड विद स्ट्रक्चरल चेंज। अब इंडिया जो है वो एक एग्रेरियन इकोनॉमी हुआ करता था। एग्रेरियन इकोनॉमी का मतलब ऐसी इकोनॉमी जहां पर लोग सिर्फ एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट हों अपने खाने पीने के लिए, सर्वाइवल के लिए। ज्यादातर ऑलमोस्ट 90% से भी ज्यादा या सारे ही लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हों, दैट इज एग्रेरियन इकोनॉमी। तो इंडिया ऐसा हुआ करता था, बैकग्राउंड था इसका एग्रेरियन वाला।
पर आगे आते आते इसमें कई सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए, इंडिया चेंज हुआ, हमारा भारत और अच्छा बना। देखो यार, इतने सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस आने के बावजूद अभी भी इंडिया की जितनी भी पॉपुलेशन है उसका 45% हिस्सा या 45% ऑफ पॉपुलेशन अभी भी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। ठीक है, 45%। पर एग्रीकल्चर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 20% से भी कम हो चुका है। जीडीपी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन 20% से भी कम हो चुका है, जबकि 45% ऑफ पॉपुलेशन अभी भी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। यानी यहां पे हमें यह देखने को मिला स्ट्रक्चरल चेंज तो हो रहा है। एग्रीकल्चर से सर्विस सेक्टर में काफी ज्यादा चेंज देखने के लिए मिल रहा है। कंट्रीब्यूशन पहले एग्रीकल्चर की ज्यादा हुआ करती थी और अब सर्विस सेक्टर की ज्यादा देखने को मिल रही है, एग्रीकल्चर की कम हो चुकी है। पर फिर भी प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है? देखो, एग्रीकल्चर से सर्विस सेक्टर में ट्रांजिशन हुआ। सर्विस सेक्टर, जैसे कि यहां लिखा भी है सर्विस सेक्टर डोमिनेंस में, कि सर्विस सेक्टर जो है वो अब अराउंड 55% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। यानी जीडीपी का आधे से ज्यादा हिस्सा सर्विस सेक्टर देता है, या जीडीपी में आधे से ज्यादा कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर देता है, ऑलमोस्ट 55%। तो ऐसा क्यों है कि सर्विस सेक्टर में इतनी ज्यादा कंट्रीब्यूशन देने वाला जो सेक्टर है उसमें जॉब्स इतनी कम है, एम्प्लॉयमेंट फिर भी उतनी उस लेवल पे जनरेट नहीं हो पा रही है जितनी पॉपुलेशन है? क्योंकि यार देखो, न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है, एआई आ चुका है। जहां पर पहले 10 बंदे काम करके कोई एक काम को वो कुछ महीनों या कुछ सालों में ख़त्म कर पाते थे, वहीं सिर्फ 2 बंदे मिलके टेक्नोलॉजी, एआई और जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं उनका यूज़ करके वो सिर्फ कुछ महीनों या कुछ दिनों में उस काम को डन कर देते हैं। तो क्यों कंपनीज चाहेंगी कि ज़्यादा एम्प्लॉयज़ लेना, ज़्यादा उन्हें सैलरीज देना और फिर लेट काम लेना? क्यों ना सिर्फ 2 ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और स्मार्ट बंदों को हायर कर लिया जाए जिन्हें टेक्नोलॉजी का यूज़ करना आता हो, जो कम टाइम में अच्छा आउटपुट हमें दे दें। इसलिए सर्विस सेक्टर, जो कि बेसिकली आईटी, बैंकिंग, फाइनेंस, टूरिज्म, टेलीकॉम एटसेट्रा जिसके अंडर आते हैं सॉरी, ये हमेशा यही चाहते हैं कि कम बंदों को हायर किया जाए जिनसे ज़्यादा आउटपुट आए, ज़्यादा काम आए। तो ऑब्वियस सी बात है, एम्प्लॉयमेंट उस लेवल पर जनरेट नहीं हो पा रही, पर कंट्रीब्यूशन बहुत है। यहां पर बंदे कम ज़रूर हैं पर इनकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी है। एग्रीकल्चरल सेक्टर में बंदे बहुत ज़्यादा हैं पर उनकी प्रोडक्टिविटी एंड जॉब सिक्योरिटी इतनी नहीं होती है। एम्प्लॉयमेंट यहाँ उस लेवल पे जनरेट नहीं हो पा रही। मैं सब कुछ समझा चुका हूँ तुम्हें। अब हमारे इंडिया में ना एक बात और है, यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इंडिया में 65% से ज़्यादा जो लोग हैं, जो पॉपुलेशन है, वो 35 साल से कम की है। इंडिया में टोटल पॉपुलेशन में से 65% से ज़्यादा हिस्सा जो है पॉपुलेशन का, वो 35 साल से कम की एज का है, 35 ईयर्स की एज से कम का है। यानी यूथ बहुत है। अब ये एक एसेट भी बन सकता है और लाइबिलिटी भी बन सकता है। ये देश के लिए अच्छा साबित भी हो सकता है, एक पोटेंशियल बन सकता है, बहुत एक पावर बन सकता है, या फिर बर्डन भी बन के रह सकता है। अगर उनकी स्किल पे काम ना करा जाए, उनको एजुकेट ना किया जाए, जो मॉडर्न टेक्निक्स आ रही हैं उन्हें वो प्रैक्टिकली ना सिखाई जाएं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो लाइबिलिटी बन के रह जाएंगे। पर अगर इन चीज़ों पर वर्क करके उन्हें एक पावरफुल या फिर कहो तो हाईली स्किल्ड बंदा बनाया जा सकता है, तो वो एक एसेट है। अब आगे बढ़ते हैं ड्यूअल इकोनॉमी पर। हमारी जो इंडिया है वो एक ड्यूअल इकोनॉमी है, यानी कि यहाँ पे मॉडर्न सेक्टर भी है, ट्रेडिशनल सेक्टर भी है। मॉडर्न सेक्टर मतलब आईटी वाला सेक्टर, अर्बन इंडस्ट्रीज वगैरह वगैरह।
ट्रेडिशनल सेक्टर में वही एग्रीकल्चर, क्राफ्ट्स वगैरह आते हैं, तो ये दोनों ही हमारे इंडिया में हैं। मॉडर्न सेक्टर जहां पर वर्कर्स कम हैं पर उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। ट्रेडिशनल सेक्टर वर्कर्स ज़्यादा हैं बट प्रोडक्टिविटी कम, जॉब सिक्योरिटी ना के बराबर। उसके बाद इंडिया में काफ़ी लो कैपिटल फॉर्मेशन होती है। लो कैपिटल फॉर्मेशन होने का मतलब क्या, उससे भी पहले कैपिटल फॉर्मेशन होने का मतलब क्या। देखो यार, कैपिटल कोई भी एक ऐसी चीज़, एक ऐसा एसेट जिससे और भी अदर चीज़ें प्रोड्यूस करी जा सकें, और कैपिटल फॉर्मेशन होने का मतलब प्रोडक्टिव एसेट्स को क्रिएट करना, जैसे मशीन्स हो सकते हैं, टूल्स हो सकते हैं, इरिगेशन सिस्टम्स हो सकते हैं, बिल्डिंग्स हो सकती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सकता है। ये सब कैपिटल फॉर्मेशन है। बेसिकली प्रोडक्टिव एसेट्स को क्रिएट करना जिससे वो आगे और भी ज़्यादा हमें आउटपुट दें, और भी और नई नई चीज़ें क्रिएट करें, इज कैपिटल फॉर्मेशन। और इंडिया में ये लो है। क्यों? क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर लोगों की इनकम लो है। हमने पढ़ा था ना, एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम इंडिया में लो है। अब लोगों की इनकम ही लो है तो वो उतना सेव नहीं कर पाते, सेव नहीं कर पाते तो और उतना इन्वेस्ट नहीं कर पाते, इन्वेस्ट नहीं कर पाते तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हो पाती, और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हो पाती तो कैपिटल फॉर्मेशन भी लो रह जाती है। आया समझ में? ये पूरा एक सर्कल है जो चलता है, जो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कनेक्टेड है लोगों की इनकम से। इनकम कम तो इन्वेस्टमेंट भी कम, इन्वेस्टमेंट भी कम तो कैपिटल फॉर्मेशन भी कम। ठीक, भाई यहां पे लिखा है इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कम होता है, इसीलिए हमारे देश को काफ़ी चीज़ों के लिए फॉरेन कैपिटल पर भी डिपेंडेंट रहना पड़ता है। फॉरेन कैपिटल पर भी डिपेंडेंट रहना पड़ता है। अब आते हैं आगे, रीजनल इम्बैलेंस या रीजनल इनइक्वालिटी भी है यहाँ पर। बेसिकली हम यहाँ इंडिया की बुराई नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि क्यों अभी भी हमारा देश डेवलप्ड नहीं है, डेवलपिंग की कैटेगरी में आता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई काम नहीं कर रहा, कोई कोशिश नहीं कर रहा है आगे बढ़ने की, पर यहाँ पर अभी भी आगे बढ़ते हुए जो मुश्किलें आ रही हैं वो सब हैं। यहाँ पर अच्छी चीज़ें भी हैं, जैसे ड्यूअल इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, इतनी अच्छी कंट्रीब्यूशन करी है हमारे सर्विस सेक्टर ने देश की जीडीपी में। एग्रीकल्चर से सर्विस सेक्टर में कितना बूम आया है, इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है, अच्छी चीज़ें भी बहुत हैं। जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, इमर्जिंग इकोनॉमी के ग्रोथ फीचर्स हैं इसमें, पर डेवलपिंग इकोनॉमीज़ की प्रॉब्लम्स भी हैं इसके नेचर में। तो ये प्रॉब्लम्स भी साथ साथ में चल रही हैं। रीजनल इनइक्वालिटी बहुत है, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु डेवलप्ड है, अच्छे खासे डेवलप्ड स्टेट्स हैं, पर बिहार, यूपी, झारखंड ये उतने डेवलप्ड नहीं है, या लेस डेवलप्ड हैं। अब देखो 1991 के बाद 1991 के बाद के जो रिफॉर्म्स आए हैं उसके बारे में भी ज़रा बात करते हैं थोड़ी बहुत। देखो एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे। एलपीजी क्या सर? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो सिलेंडर आता है हमारे घर। अरे नहीं यार, एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब जो, देखो 1991 से पहले ना हमारे देश ने ग्लोबल ट्रेड पर या दूसरे देशों से व्यापार करने पर, ट्रेड करने पर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस, रोक टोक, लिमिटेशंस लगा रखी थी। तो 1991 के बाद उन्हें ऑलमोस्ट हटा ही दिया गया या काफ़ी कम कर दी गई, लिबरल कर दिया गया, ताकि हमारा देश बाकी देशों के साथ भी अच्छे से व्यापार करे। प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट कंपनीज को पब्लिक सेक्टर्स में या पब्लिक ओन्ड सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना अलाउ कर दिया गया, या कुछ पब्लिक सेक्टर्स को प्राइवेटाइज भी कर दिया गया। ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि देश को वर्ल्ड मार्केट के साथ, या देश, हमारे देश की मार्केट को ग्लोबल या वर्ल्ड मार्केट के साथ में जोड़ा गया थ्रू ट्रेड, टेक्नोलॉजी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सो ये थी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ताकि इंडिया को बाकी देश के साथ भी जोड़ा जा सके, हमारे एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जा सके। जो चीज़ें हमारा देश मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्ट में बनाता है
या फिर नहीं बना पाता है उसे इंपोर्ट कराया जा सके, बेसिकली रिलेशंस अच्छे करे जा सके दूसरे देशों के साथ, फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करा जा सके, बाहर के कॉम्पिटिशन्स के साथ हमारे देश को थोड़ा तैयार किया जा सके। बहुत सारी चीज़ें थी जिस वजह से ये रिफॉर्म्स लेकर आए गए। अब देखो, वैसे नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी को इतनी ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं होती, पर मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक बार स्टार्टिंग की जो इंडियन इकोनॉमी की नींव है वो बहुत स्ट्रांग रखी जाए, ताकि आगे के टॉपिक्स करते हुए तुम्हें ज़्यादा दिक्कतें ना आए। तो फिलहाल के लिए अभी सिर्फ 2 पॉइंट्स और हैं, उन्हें करेंगे, देन कंक्लूजन करके डन कर देंगे इसे। चलो इतना नोट करो, मैं साइड हो जाता हूँ। चलो अब आखिर के 2 टॉपिक्स करके कंक्लूड कर देते हैं अपने इस पूरे टॉपिक को। देखो यार, सबसे पहले तो ये कह रहा है कि मार्केट बेस्ड ट्रांजिशन यहाँ इंडिया में अब मोस्टली हो गई है। मतलब ग्रेजुअली ना, अगर देखा जाए धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर एंड कंपटीशन का जो रोल है वो हमारी इकोनॉमी में ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। पर ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट का रोल नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अभी भी। किन किन चीज़ों में? सोशल वेलफेयर में, पॉवर्टी रिडक्शन में, यानी कि लोगों की मदद करने में, गरीबी कम करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का मतलब क्या? रोड्स अच्छी करना, बेसिकली कहा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा बनाना जिससे और भी ज़्यादा आउटपुट आए, ट्रांसपोर्टेशन अच्छी हो, ग्रोथ हो, सीधी सी बात। एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर भी फोकस करा गया है। क्यों? यार देखो, जैसे जैसे ग्रोथ हुई है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ी है, मतलब इंडस्ट्रीज सेटअप हुई हैं बड़ी बड़ी। जैसे जैसे ग्रोथ हुई है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ बढ़ी हैं, है ना, क्योंकि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस को बढ़ाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग अपने देश में करनी ज़रूरी थी, उसके लिए इंडस्ट्रीज़ तो सेटअप करनी बननी थी, तो उससे इंडस्ट्रियलाइजेशन तो होनी थी। अब ऑब्वियस सी बात है कि इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे जो वर्कर हैं उनकी सैलरी या वेजेस एग्रीकल्चरल लेबरर या फार्मर्स से ज़्यादा ही होंगे। तो एग्रीकल्चर में मैंने जो बात करी थी डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की, वो एक्स्ट्रा 5 लोग वो वहाँ से शिफ्ट होके शहरों में इन्हीं इंडस्ट्रीज़ में काम करने के लिए आ सकते हैं, जिससे उनको वेजेस भी ज़्यादा मिलेंगी और उनका जो पोटेंशियल है उसका अच्छा यूटिलाइजेशन भी हो जाएगा। वो कुछ काम भी कर रहे होंगे, अपना हिस्सा दे रहे होंगे, वरना वहाँ फार्म या खेती करते हुए तो कुछ भी नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उनका होना ना होना एक ही बराबर था। ये कैसी आवाज़ है अजीब सी। तो उनका होना ना होना एक ही बराबर था। तो अर्बनाइजेशन का मतलब बेसिकली गांव के लोगों का शहर में जाना, अच्छी जॉब की तलाश में, अच्छी सैलरी, अच्छे वेजेस की तलाश में, जिससे उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो, उनकी इनकम बढ़े। तो इसी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज़ का सेटअप होना और लोगों का गांव से अर्बन एरियाज़ में, रूरल से अर्बन एरियाज़ में शिफ्ट होना, इन सब से क्या हुआ, इन्वायरमेंट पे प्रेशर जो है वो क्रिएट हो गया, बढ़ गया। इन्वायरमेंट पे प्रेशर बढ़ गया, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज सेटअप हुई जा रही हैं, लोग ज़्यादा से ज़्यादा अर्बन एरियाज़ में जाई जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, पॉपुलेशन प्रेशर क्रिएट हो रहा है, इन्वायरमेंटल प्रेशर क्रिएट हो रहा है, जिससे पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन और भी बहुत सारे इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, बैड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर अब फोकस इन चीज़ों की तरफ भी आया, जैसे सोलर एनर्जी वाली चीज़ें अडॉप्ट करना, जिससे पोल्यूशन ना हो, धूप से या सन से एनर्जी लेकर वहीं से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जाए, एंड दी अदर थिंग्स। SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे फोकस किया गया, मतलब ऐसी कुछ स्कीम्स लेके आई गई जिससे अभी के प्रेजेंट रिसोर्सेज का इस तरह से इस्तेमाल करना कि वो अभी भी हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करे और हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी सेव हो जाए। ठीक, सो इसी के साथ हमारा जो नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी का टॉपिक है ब्रॉडली ख़त्म हो चुका है। हमने काफ़ी डिटेल में कर लिया यार ये टॉपिक, वैसे सच्ची बता रहा हूँ। अगर एग्जाम में आया तो तुम 7 पेजेस तो क्या, जितना भी वो कहेंगे वैसे बना सके 7 पेजेस ही बनाना, ज़्यादा बड़ा मत बना देना। 7 पेजेस तो बड़े ही आराम से बन जाएंगे। मैंने तुम्हें जितना कंटेंट दे दिया है ना नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी का,
7 पेजेस तो भाई साहब तुम अपना दिमाग थोड़ा बहुत इस वीडियो को लेकर दौड़ाओगे ना, अपने दिमाग में इस वीडियो को रख के, ऐसे निकलेंगे पॉइंट्स। ऐसे पॉइंट्स के बेसिस पे तुम्हें 12-12 पॉइंट्स बना के समझा दिया है। 7 पेजेस नहीं बना पाओगे, बड़े आराम से बना दोगे। बीच बीच में जो तुम्हें वो मैंने थोड़े बहुत डेटा दिए हैं, 45% ऐसे है, 65% 35 ईयर से कम है वगैरह वगैरह, उनको तुम एक टेबल के फॉर्मेट में कुछ डिज़ाइन बना के पेज भर सकते हो तुम बड़े आराम से। कंक्लूजन की बात करते हैं भाई। ओवरऑल जो हमारी इंडियन इकोनॉमी का नेचर है वो काफ़ी डाइवर्स है, काफ़ी अलग अलग इसमें चीज़ें आती हैं, फैला हुआ है, इवॉल्विंग है, इवॉल्व कर रहा है, उभर रहा है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। यहाँ पर ऑलरेडी बात हो चुकी है ना पहले, मिक्स्ड इकोनॉमी। अर्बन एंड सर्विस सेक्टर ग्रोथ जहाँ एक तरफ हो रही है, अर्बन यानी शहरी, और सर्विस सेक्टर में जहाँ पर एक तरफ बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रही है, वहीं पर दूसरी तरफ पॉवर्टी, गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब ना मिलना, रूरल बैकवर्डनेस, इनइक्वालिटी, ऐसी सीरियस इश्यूज भी हैं। रीजनल बैलेंस करना, जॉब क्रिएट करना, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी लेकर आना, ह्यूमन डेवलपमेंट करना, लोगों को एजुकेट करना, उनकी स्किल्स पे काम करना, उन्हें नई नई चीज़ें सिखाना, इस पर फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर डेवलपिंग से डेवलप्ड नेशन बनना है तो। ठीक, सो दिस वॉज ऑल अबाउट नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, और यहां पर तुम्हारा पहला टॉपिक डन होता है एंड BA BSc इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 3 की शुरुआत होती है। अब जाना मत लेक्चर छोड़ के, इसको नोट करो, उसके बाद हम थोड़ा एंड वाला ज्ञान की बातें करेंगे जो हम हमेशा करते हैं। चलो नोट करो इसे। 5 4 3 2 1 हो गया नोट? हो गया? चलो चलो एंड वाले ज्ञान की बारी। अब देखो यार, कहते हैं ना हर चीज़ से, हर इंसान से कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिलता है, चाहे वो हीरो हो या विलन, किरदार चाहे कोई भी हो। महाभारत के शकुनी मामा के बारे में तो याद होगा सबको। उन्होंने एक लाइन कही थी जो आज भी सोचने लायक है। उन्होंने कहा था, रणभूमि में लड़ने से पहले मनभूमि में खेला जाता है। मतलब आज के टाइम पर सोच के देखें तो कुछ भी नया स्टार्ट करने से पहले, कुछ भी नई चीज़ की प्रिपरेशन करने से पहले अपने माइंड को उसके लिए ना एक बार तैयार कर लो, ताकि जब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन उसकी करनी हो, एग्जीक्यूशन करनी हो, तो बहुत ज़्यादा उसमें मुश्किल ना आए या उसे थोड़ा सा आसान बना दे। इसीलिए पहले मनभूमि में जीतिए, फिर रणभूमि में कदम रखिए विद प्रॉपर प्लानिंग। तो यही था आज का ज्ञान। अगर वीडियो अच्छी लगी हो या लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कर देना। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को BA BSc इकोनॉमिक्स के सेमेस्टर 3 में इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे GNDU के स्टूडेंट्स को ये वीडियो शेयर कर देना, और नीचे अच्छा सा कमेंट कर देना। कोई डाउट हो तो वो भी पूछ सकते हो, कोई फीडबैक देना हो वो भी दे सकते हो। वी विल अप्रिशिएट इट अगर तुम कोई भी फीडबैक देते हो हमें, हम कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं। देखो, जब सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, चैनल मोनेटाइज होगा, उसके बाद ही वीडियो क्वालिटी इंप्रूव हो पाएगी। बाकी उसके अलावा मेरे पढ़ाने के तरीके में अगर कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो ज़रूर बताना। और तुम क्या कर सकते हो, लाइक हो गया, हाँ सब्सक्राइब कर देना चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। मिलता हूँ तुम लोगों से अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय 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 बाय।